अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान एट 7 और मैं हूं नाजिया अशर। हमारे आज के प्रोग्राम की टॉप स्टोरीज ये हैं। कराची में 2 हफ्तों में 28 शहरियों को गोलियां लगी, 16 जाँ बहक हो गए। स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहा है। मीडिया पर मुतहर्रिक सिंध हुकूमत की क्या असल इशूज पर भी तवज्जो है। और सी पैक का तहफ्फुज हर तरह से मजबूत बनाना है। समंदरी सिक्योरिटी खतरात से निपटने के लिए चीन से 2 बहरी जहाज आ गए। पाक बहरिया की ताकत में इजाफा हो रहा है। सितंबर 2013 में जब कराची ऑपरेशन का आगाज हुआ तो यहां टारगेट किलिंग सबसे बड़ा मसला था। हालात बदतरीन थे, भत्ता माफिया सरगर्म थी, अगवा बराए तावान आम था। रोजाना की बुनियाद पर कई अफराद कत्ल कर दिए जाते थे। ये कराची की तारीख का खूनी तरीन साल था। इस साल 2700 अफराद को कत्ल किया गया, 40,000 से जायद वारदातें रिपोर्ट हुई। लेकिन रेंजर्स के टारगेटेड ऑपरेशन के बाद हालात में वाज़ेह तौर पर बेहतरी नजर आई। 2014 में क्राइम रेट गिरा, 2015 में हालात मजीद बेहतर हुए और 2016 में टारगेट किलिंग का शिकार अफराद की तादाद कम होकर 45 रह गई। ये कराची ऑपरेशन और रेंजर्स की बड़ी कामयाबी थी। लेकिन अब 2017 में स्ट्रीट क्राइम इस शहर का सबसे बड़ा मसला बनता दिखाई दे रहा है। कराची की कोई सड़क, कोई कूचा, कोई गली ऐसा नहीं जहां उसके रहने वाले उसको महफूज तस्वुर कर सकें। यहाँ किसी भी वक्त कोई भी आपको गन पॉइंट पर आपकी नकदी, मोबाइल फोन और दीगर कीमती तरीन अशिया से महरूम कर सकता है। और हर दिन गुजरने के साथ हालात बदतर ही होते जा रहे हैं। कराची पुलिस चीफ मुश्ताक महर खुद इस बात का एतराफ कर चुके हैं कि स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ कई बार ऑपरेशन का ऐलान हो चुका है। आईजी सिंध ने SIU को इसके खात्मे का टास्क सौंप रखा है, लेकिन कहीं कुछ बेहतरी नजर नहीं आ रही। CPLC के हालिया जो आदाद व शुमार हैं, अगर आप वो उठाकर देखें तो 2016 में जहां दीगर जराइम में 33% कमी आई है, वहीं स्ट्रीट क्राइम में 38% इजाफा हुआ है। पिछले साल 19,336 मोबाइल फोन्स छीन लिए गए, 22,000 से जायद अफराद को मोटरसाइकिलों से महरूम कर दिया गया और 2017 को अभी सिर्फ 2 हफ्ते गुजरे हैं। हाल यह है कि 28 अफराद को डकैती के दौरान मज़ाहिमत पर गोलियां मारी जा चुकी हैं, जिसमें से 16 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। शहरी इस कदर इश्तियाल में है कि 2 हफ्तों में 3 डाकुओं को तशद्दुद करके हलाक भी किया जा चुका है। गुस्सा बढ़ रहा है, लेकिन सिंध हुकूमत खामोश है। सिंध काबीना का इजलास भी हुआ, आज भी इजलास हुआ है और इस मामले पर कोई बात नहीं की गई। और तो और रेंजर्स इख्तियारात का जो मामला है उसमें भी टाल मटोल की ही खबरें आ रही हैं। ऐसे में सवाल ये होता है कि क्या स्ट्रीट क्राइम सिंध हुकूमत की तरजीहात में शामिल है या नहीं, और क्या इस भी 2013 की तरह ही आखिरकार विफाक को ही कोई फैसला करना पड़ेगा। आज का प्रोग्राम और इसका ये पहला सेगमेंट है। कराची के इसी इशू पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक। देखते रहिए पाकिस्तान एट 7। वेलकम बैक। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स की बढ़ती शरह और हुकूमत सिंध की क्या तरजीहात हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं ब्यूरो चीफ कराची रफत सईद। बहुत शुक्रिया रफत साहब आपका। कराची के हालात को की जब हम मवाजना करते हैं 2013 से, तो हमें खासे बेहतर मालूम होते हैं। अमन की सूरत हाल भी खासी बेहतर है। टारगेट किलिंग नहीं है, लेकिन स्ट्रीट क्राइम्स की जो बढ़ती हुई वारदातें हैं वो यकीनन बहुत खौफनाक है। क्योंकि अगर हम पिछले 16 दिन की बात करें, इस साल का आगाज हुआ और उसके अंदर 16 शहरी जाँ बहक हो गए। सिंध हुकूमत इस सिलसिले में क्या कर रही है? देखिए, स्ट्रीट क्राइम की जहाँ तक बात है, यकीनन उसका ग्राफ बढ़ा है। बड़े जराइम जैसे कत्ल हुए, टारगेट किलिंग, ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल उस पर तो उन्होंने कंट्रोल पा लिया। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि पुलिस में जो सियासी तौर पर एक धड़ेबंदी है, एक बेयकीनी कैफियत है। फिर ये कि पुलिस के फोर्स में जो कमान की तब्दीली का एक तनाज़ा आया था, उसमें बहुत सारे लोग जो है बेयकीनी का शिकार हुए, तो उस तरीके से काम नहीं हो रहा था। जो थानों में बेयकीनी कैफियत थी, आया जो कमान उन्हें अहकामात दे रही है वो मौजूद भी होंगे नहीं होंगे। फिर उसमें सियासी असर और नफूज, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से जो थानेदार थे या जो इलाके में पुलिस मौजूद होती है उनकी तवज्जो उस पर नहीं थी। लेकिन जब इस चीज़ में एक इस्तेकाम आया और अब ये बताया गया कि जब वो IG सिंध AD ख्वाजा ने अपने बरकरार रखे है, उस ओहदे पर हैं वो मौजूद, तो उसके बाद कुछ चूंकि बहुत मुश्किल हो रहा है उस डगर पर वापस आना कि स्ट्रीट क्राइम पे काबू पाने में। यकीनन जो है उसमें मुश्किलात पेश आ रही हैं, वाकयात बढ़ रहे हैं। आपने ये देखा होगा कि जो जिस तरीके से दुकानों के ताले तोड़ने का एक वाकया बेपनाह हो गए, आज भी हुआ, माजी में भी हुए।
इसकी एक वजह और भी है। उसकी वजह यह है कि दुकानदार अब बैंकिंग सिस्टम से बचने के लिए जो ताजिर और कारोबारी लोग हैं बड़े पैमाने पे रुकूम जो है अपनी दुकानों में रखते हैं, और यकीनन ये बात उन चोरों को भी अब मालूम हो चुके कि अब जो दुकानदार है, जो कारोबारी शख्स है, वो पैसे बैंक में जमा नहीं करवाता। लेकिन जिस बात का आपने इजहार किया उससे तो मालूम ये हो रहा है कि इस तरह से तो जो आम शहरी हैं कराची के, उनका तो अदम एतमाद बढ़ेगा। अब एक तो हमारा पुलिस सिस्टम हो गया जिसमें बहुत सारे अपने प्रॉब्लम्स अपनी जगह हैं, और जिस तरह के वाकयात पिछले कुछ दिनों से पेश आते रहे हैं, पुलिस के अंदर जो सियासी असर रसूख है वो बड़ा काम करता है। दूसरी तरफ फिर रेंजर्स के इख्तियारात, जिस पर हर मरतबा एक नई बहस शुरू हो जाती है, और वो बहस अब पहले से ही स्टार्ट हो गई कि वो इख्तियारात मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो फिर अवाम तो यही सोचकर खुश होंगे ना कि ठीक है, एक टारगेटेड ऑपरेशन किया जा रहा था, लेकिन रेंजर्स की कामयाबी है कि टारगेट किलिंग रुक गई, लेकिन पुलिस कामयाब नहीं हो पा रही, वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पा रही अवाम को। देखिए, इस सारे मामले में भी आपने सियासत बड़ी नुमाया नजर आती है। आपने नोट किया होगा, यहाँ कोर कमांडर नए आए, डीजी रेंजर नए आए, पहला एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ तो आईजी सिंध जिन्हें रुखसत पर भेजा गया था जबरी, वो फौरन वापस पहुंचे और इजलास में शरीक हुए। इसका मतलब ये था कि सिंध हुकूमत को एक बड़ा वाज़ेह पैगाम दे दिया गया था कि ये कंटिन्यू करेंगे, इनकी परफॉर्मेंस बेहतर है, लिहाजा फौरी तौर से आए और ज्वाइन कर लिया। इस मरतबा भी यही सूरत हाल है कि मेरे ख्याल में सिंध हुकूमत कोई बहुत ज्यादा महाजाराई के मूड में नहीं है, ना महाजाराई चाहती है। जहां तक डॉक्टर आसिम हुसैन का एक मामला था जिस पर एक तलखी हुई थी, वो भी मामला हल होता हुआ नजर आ रहा है। तो लिहाजा रेंजर से पीपल्स पार्टी की हुकूमत को सिंध की कोई ऐसी शिकायत नहीं है कि जिसकी वजह से मामला रोका जाए। यकीनन एक इख्तियार उनके पास है, वो वक्त मुद्दत खत्म हो गई है। मुद्दत खत्म होने पर रेंजर अपनी कार्रवाइयां नहीं छोड़ते, वो मुसलसल अपनी कार्रवाइयां करते रहते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि रेंजर कार्रवाइयों से रुक गए हों, वो अपना काम करते हैं। यह कानूनी तकाजा है जिसे पूरा करने के लिए एक दो दिन में ही मामला हल हो जाएगा। जुबैर हबीब साहब सीपीएलसी के चीफ हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर। बहुत शुक्रिया जुबैर साहब आपका। 16 दिन और जो शहरी हैं वो जहां भाग हो चुके हैं इस शहर कराची में, स्ट्रीट क्राइम बहुत बुरी तरीके से बढ़ता हुआ हमें नजर आ रहा है। सीपीएलसी ने ये जो अदाद शुमार है हुकूमत के साथ शेयर किए हैं, हुकूमत का क्या रिस्पॉन्स है इस पर? देखिए, हम हमारे जो अदाद शुमार है वो इसीलिए इसको लेते हैं ताकि पुलिस और जितने भी लॉ एनफोर्समेंट है उनको बाकायदगी से आगाह किया जाता है, उनको रिपोर्ट भेजी जाती है, उनके साथ हमारा रोजमर्रा का ताल्लुक है, उनसे बातचीत होती है जी। तो मकसद ही ये स्टेटिस्टिक्स हासिल करने का, ताकि उनको अपनी परफॉर्मेंस पता चलती रहे पुलिस को और क्या सूरत हाल क्राइम की है। तो वो बखूबी वाकिफ है कि इस वक्त क्या हालात हैं। तो वो सिर्फ वाकिफ हैं या इस सूरत हाल पर काबू पाने के लिए कोई इकदामात भी होते हुए आपको नजर आ रहे हैं? देखिए, जैसे कि आपने अभी शो में कहा कि जो ऑपरेशन शुरू हुआ था 2000 में, कराची ऑपरेशन जिसको हम कहते हैं, और आपने देखा कि जो ऑर्गेनाइज क्राइम था उसमें बड़ी नुमाया कमी आई, क्योंकि एक फोकस्ड अटेंशन था उस पर। एपेक्स कमेटी उस बात का हर महीने जायजा लेती थी कि जो हीनियस क्राइम है, एक्सटॉर्शन हो गया, किडनैप और रैंसम हो गया, उसमें नुमाया कमी आनी चाहिए। तो एक फोकस्ड अटेंशन था, तो आपने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत ही नुमाया कमी आई है। अब जो आखिरी एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है उसमें उन्होंने स्ट्रीट क्राइम को टेकअप किया है, और उसके साथ ही जब इजलास के फौरन बाद ही आईजी साहब ने, जितने भी डीआईजी साहिबान हैं, हमें भी बुलाया, सीपीएलसी को, और जो दूसरी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको बुला के एक लाए अमल तैयार किया है और उस पर रफ्ता रफ्ता काम हो रहा है। क्योंकि आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इस वक्त शहरी जो है वो चाहते हैं कि जाहिर है कि स्ट्रीट क्राइम में कमी आए और वो बाहिफाजत अपने घरों को आए जाए, उनको एक खौफ और हरास ना हो। तो मैं समझता हूँ कि ये हर आदमी यही चाहता है, पुलिस भी यही चाहती है, पुलिस के जो आला अफसरान हैं वो यही चाहते हैं कि स्ट्रीट क्राइम में नुमाया कमी आए। लेकिन देखिए, उस पर सिर्फ उसके चाहने से कुछ नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि ये भी हुकूमत सिंध को बताया गया है कि जो पुलिस की नफरी है कराची जैसे शहर के लिए वो भी नाकाफी है। तो मैं समझता हूँ कि पुलिस में इंडक्शन भी करनी होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुबैर हबीब साहब, सीपीएलसी के चीफ थे, और कराची ब्यूरो चीफ रफत सईद, आपका भी बहुत शुक्रिया। हम एक ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं। इस ब्रेक के बाद बात करेंगे सीपैक को लाहक समंदरी खतरात और उसके तहफ़्फ़ुज़ की। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। कुछ दिन पहले पाकिस्तानी समुद्री हुदूद में भारतीय आबदोज की मौजूदगी सामने आई थी। ये आबदोज वहां क्या कर रही थी, इसके पाकिस्तानी हुदूद में आमद का मकसद क्या था, ये सवालात अब भी जवाब तलब हैं। लेकिन इस हवाले से कुछ तफसीलात जरूर सामने आई हैं। पता चला है कि ये आबदोज गवादर पोर्ट के ऑपरेशनल होने के ठीक एक दिन पहले डिटेक्ट वहां पर की गई, यानी 15 नवंबर को गवादर पोर्ट से पहला बहरी जहाज रवाना हुआ और 14 नवंबर को पाकिस्तानी समुद्री हुदूद में इस आबदोज की मौजूदगी का पता चलाया गया। इस आबदोज का हेड ओरमारा की तरफ था और ये कराची और गवादर के बीच का एरिया है जहां जिना नेवल बेस वाक़ है। भारतीय आबदोज की नकलो हरकत और टाइमिंग से ख्याल यही किया जा रहा है कि ये आबदोज गवादर पोर्ट की जासूसी कर रही थी। गवादर पोर्ट के लिए ये वो खतरात हैं जिनसे निमटने के लिए पाकिस्तान नेवी कई सालों से भरपूर तैयारियां कर रही है। पूरी 3rd मरीन बटालियन को इस काम की जिम्मेदारी सौंपी जा चुकी है। सिर्फ गवादर की कोस्टल बेल्ट की तहफ़्फ़ुज़ के लिए टास्क फोर्स 88 काम कर रही है और अब इस काम में चीन भी हमारी मदद कर रहा है। चीन से हाल ही में 2 फास्ट मिसाइल क्राफ्ट बोट्स पाकिस्तान पहुंची हैं जो गवादर पोर्ट की सिक्योरिटी को यकीनी बनाएंगी। इसके अलावा बहुत जल्द 2 मजीद जहाज भी पाकिस्तानी नेवी के हवाले किए जाने का इम्कान है। ये बोट्स मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के लिए मंगवाई गई हैं। इन जहाज़ों की आमद कितनी अहम है और इससे गवादर पोर्ट की सिक्योरिटी कितनी बेहतर हो सकेगी, हम बात करेंगे। एडमिरल परवेज असगर रिटायर्ड दिफाई तज्जियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आपसे हम ये जानना चाह रहे थे कि भारतीय सबमरीन का पाकिस्तानी समुद्री हुदूद में डिटेक्ट होना, जो कि अब से कुछ अरसे पहले हुआ था, बज़ाहिर तो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि पाक नेवी गवादर सिक्योरिटी को लेकर मुतहर्रिक है, नज़र रखे हुए है और अब चीन से जो फास्ट मिसाइल बोट्स की आमद, इससे पोर्ट की जो सिक्योरिटी है मजीद कितनी बेहतर देख रहे हैं आप? हमारे साथ हम बात करना चाह रहे थे एडमिरल परवेज असगर साहब से, ताकि उनसे जान सकें कि भारतीय सबमरीन जो कि पाकिस्तानी समुद्री हुदूद में डिटेक्ट हुई थी, उसके बाद से समुद्री जो सिक्योरिटी है उसको मज़ीद मजबूत बनाने के लिए काम किया जा रहा है। पाक नेवी गवादर सिक्योरिटी को लेकर इंतहाई मुतहर्रिक तरीके से ये काम किया जा रहा है और चीन से फास्ट मिसाइल बोट्स की आमद इस पोर्ट की सिक्योरिटी को मज़ीद बेहतर बना रही है। हम बात करेंगे, हमारा दोबारा राब्ता हुआ एडमिरल परवेज असगर साहब से। बहुत शुक्रिया एडमिरल साहब आपका। चीन से जो 2 बहरी जहाज पहुंचे हैं पाकिस्तान, इससे पोर्ट की सिक्योरिटी आप कितना बेहतर देख रहे हैं? जी, ये जो बोट्स आई है, ये तो थोड़ी सी वजाहत कर दूं, ये मिसाइल पोर्ट्स नहीं है, ये ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स कहलाती हैं। और कुछ अखबारों में खबर आई थी कि ये पाकिस्तान नेवी को हैंड ओवर कर दिए। ये जिस तरह आपने शुरू में सही फरमाया था कि ये मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी इनको रन करेगी और ये शिप्स ऑलरेडी हैंड ओवर कर दिए थे इनको। ग्वांगजू पोर्ट है चाइना में 1 महीने पहले और यहाँ पर ये इनकी आमद जो है गवादर पे, वहाँ पर एक रिसेप्शन किया गया है और उसको हैंड ओवर करने के लिए। और ये सिर्फ गवादर पोर्ट के लिए नहीं बल्कि ये पूरा हमारा जो खित्ता है जिसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं, जो साहिल से 200 मील के फासले पर तकरीबन है और उसके आगे भी एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ है जो 350 मील के फासले पे है। उसमें उस पूरे खित्ते में हर किस्म की जो इलीगल एक्टिविटीज होती हैं उसकी वो खबर साथ रहते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया एडमिरल साहब, हमें आगाह कर रहे थे। गवादर सिक्योरिटी इसका पूरा दारोमदार पाक बहरिया पर है और सी पैक की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए पाक बहरिया को मजीद मजबूत भी किया जा रहा है। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।